आ गई ना सारी डेफिनेशंस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था वो हम आज एक्सप्लेन कर लेते हैं अच्छे से, सीरियल वाइज चलेंगे। तो कल ना हमने लेक्चर एंड किया था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस पे, है ना। तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या था? तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब कम्युनिकेट कौन करेगा, किसको करेगा, ठीक है। हाँ नहीं, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं ना हम, तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कौन करेगा? हाँ, तो ऑफरी ऑफरर को कम्युनिकेट कर रहा है कि ठीक है आपने जो प्रपोजल दिया था वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ऑफरी खुद नहीं कम्युनिकेट कर रहा तो कौन कर सकता है? ऑफरी की जगह पे कोई और कर सकता है? हाँ, उसका एजेंट कर सकता है, ठीक है। तो ऑफरी का ऑथराइज्ड एजेंट भी कम्युनिकेट कर सकता है। ऑफरर को। अब अगर ऑफरी और अगर उसका ऑथराइज्ड एजेंट है ये कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑफरर को, तो ही एक्सेप्टेंस जो है उसकी कम्युनिकेशन वैलिड मानी जाएगी। अगर सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है और सी कोई थर्ड पार्टी है, वो जाके ए को कम्युनिकेट कर रही है कि बी ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसकी जो कम्युनिकेशन है ये वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अच्छा, उस इसी में ना एक और पॉइंट लिख लो। कम्युनिकेशन हमने कल किया था ना कि कैसी होनी चाहिए। हाँ, तो एक्सप्रेस्ड का तो हमें पता है कि कैसी होगी, कैसी होगी। हाँ, बट और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कम्युनिकेशन का? इम्प्लाइड। तो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कैसे होगी? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप? हाँ, उसकी कंडक्ट से पता चल जाएगा। तो कंडक्ट वो कैसे दिखा सकता है? नहीं, इंटरेस्ट के बाद भी वो कोई काम करे इसको लेकर। हाँ, सपोज जैसे ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि इसमें ना कंडक्ट में हम लोग एक चीज देखेंगे कि कंडीशंस जो है ना प्रपोजल की वो कहीं ना कहीं से वो फुलफिल कर रहा हूँ, तो हम ये मान सकते हैं कि ठीक है जो ऑफरी है उसने हमारी एक्सेप्ट कर ली है ऑफर, ठीक है। सपोज ए और बी के बीच में ऑफर हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ए ने बी को गुड्स सप्लाई करने हैं, ठीक है, और बी ने अभी प्राइस पे नहीं की है गुड्स की, ठीक है। तो नहीं, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ है कि ए ने बी को गुड्स सप्लाई करने और बी ने अभी प्राइस पे नहीं की है गुड्स की, बट बी कहता है कि मैं अभी ना इतने पैसे दे देता हूँ, इतना अमाउंट मैं बाद में दूंगा, ठीक है। तो सपोज इनका गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट था 10,000 का, बी ने 3,000 दे दिए हैं, 7,000 वो कहता है मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। ए क्या करता है, ये 3,000 रख लेता है और गुड्स जो है वो सप्लाई कर देता है बी को। इससे ए की कंडक्ट से क्या शो हो रहा है कि उसने ये 3,000 रख लिए हैं और बी को गुड्स सप्लाई कर दिए हैं। इसका मतलब उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है बी 7,000 दे देगा बाद में, मुझे ये मंजूर है, मैं बाद में लेने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये होगी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये लिखा
इसके बाद हमने नहीं, हम थोड़ा सा ना, एक केस है लैंडमार्क, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी। बुक में है, बड़ा हमें लॉ में भी पढ़ाया जाता है, लैंडमार्क है। तो इसमें क्या हेल्ड किया था, एक ना टर्म आती है, वो हम सेक्शन 8 में भी पढ़ेंगे, सेक्शन 8 के कमेंट्स में दिया हुआ है, एग्रीमेंट सब साइलेंशियो। ऐसे टर्म्स लिख लिया करो। और कल आप बोल रहे थे ना कि केस लॉज नहीं इम्पोर्टेंट, तो मैंने कल जाके देखा था बुक में, हाँ उसमें हेल्ड क्या किया हुआ है वो हमें पता होना चाहिए, और केस का नाम पता होना चाहिए। कई बार वो ऐसे ही हेल्ड किया हुआ लाइन बता देंगे और नीचे वो केसेस बता देंगे, केसेस में से बताओ कि कौन सा केस है, तो वो हमें केसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है। लैंडमार्क कर लो, मैंने देखा था कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चंस नहीं थे। अच्छा, उसके बाद हम एग्रीमेंट सब साइलेंशियो कर रहे थे, ये हम सेक्शन 8 में भी पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जनरल रूल देखो, हमने पढ़ा है ना कि ऑफर मियर साइलेंस से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो जनरल रूल हमारा क्या हो गया कि मियर साइलेंस नहीं चलेगी, ऑफर की एक्सेप्टेंस में कम्युनिकेशन जरूरी है। ठीक है, ये नहीं चलेगी। बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो कम्युनिकेशन है वो वर्ड्स में ही हो। अगर कंडक्ट से ऐसा दिख रहा है कि कोई पॉजिटिव एक्ट है तो हम मान सकते हैं कि एक्सेप्टेंस है। अब यहाँ पे ए ने ये पॉजिटिव एक्ट किया कि 3000 ले लिए, और ए का कंडक्ट क्या था कि उसने गुड्स जो हैं वो बी को दे दिए, और ए ने साइलेंटली रख लिए 3000, उसने कुछ बोला नहीं, तो ये एग्रीमेंट इन सब साइलेंट ही हो गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल, ए ने बी से कार ले रखी है, ए और बी है, और कार ले रखी है ए ने। ठीक है, हायर की हुई है कि तू 2 साल के लिए मुझे अपनी कार दे दे, 2 इयर्स के लिए, और मैं जो भी तुम्हारा दिन के हिसाब से, मंथ के हिसाब से या वीकली जो भी रेंट होगा वो मैं देता जाऊंगा, पे करता जाऊंगा। ठीक है, अब 2 साल बीत गए हैं, 2 इयर्स का टाइम पीरियड जो हो गया वो ओवर है, बट ए जो है वो उसकी कार अभी भी यूज कर रहा है आफ्टर 2 इयर्स भी, और ए बी को रेंट भी दे रहा है साथ में। ठीक है, और बी जो है वो भी अपनी कार नहीं मांग रहा। ठीक है, देखो 2 साल के लिए इनका एग्रीमेंट हुआ था ना कि ए रेंट पे लेगा कार। अब ए जो है वो 2 साल के बाद भी कार रख के बैठा हुआ है, पर वो रेंट भी दे रहा है, और बी को भी ठीक है कि मुझे रेंट आ रहा है कि कार मेरी है, हायर पे दी हुई है, ठीक है, अच्छे पैसे आ रहे हैं। 2 साल के बाद भी वो वापस नहीं लेता कार उससे। अब ये जो इनका कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पीरियड तो 2 साल था ना, 2 साल के बाद भी ये लोग साइलेंटली अपना अपना पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं, यही एग्रीमेंट सब साइलेंटली हो। ठीक है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल में आप लिख लो कि क्या हेल्ड हुआ था, that when the offerer while making the offer expressly or impliedly indicated that there is no need of intimating the acceptance.
जहाँ पे ऑफर में ऑफरर ने खुद ही कह दिया कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हमें बताओ कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एंड ओनली द परफॉर्मेंस ऑफ conditions of offer is enough. और acting upon the stated conditions would be enough, ठीक है। कि अगर इनके कॉन्ट्रैक्ट की कोई कंडीशंस थी, हमने अभी जो एग्जांपल की कि ए और बी वाली, इनकी कंडीशन यही थी ना कि बी अगर ए की कार लेके बैठा हुआ है तो वो इतना इतना रेंट पे करेगा, और अगर ए उसके बाद भी चला रहा है सब साइलेंटो में तो वो वैलिड है, चल रही है, ठीक है। इसमें भी यही है कि इनकी कंडीशंस अगर परफॉर्म हो रही हैं तो एक्सेप्टेंस हमें इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं, अगर ऑफरर ने खुद बोला है, ठीक है। मैंने लिखा नहीं हुआ, बुक में है, बड़ी इजीली मिल जाएगा, अब जब पढ़ोगे नोट्स में तो। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होती है। कल मैंने कहा था ना कि हम एक्सेप्टेंस का थोड़ा सा ट्रिकी है, कल अच्छे से करेंगे। तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? व्हेन कंप्लीट? एक तो ऐसे होती है ना कि पार्टीज अगर सेम जगह पे हैं, अगर ए और बी आमने सामने बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए ने बी को बोला मैं तुझे ये ऑफर देता हूँ, बी ने बोला कि अच्छा ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये तो उसी टाइम पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। बट सपोज अगर ए और बी दूर दूर हैं, इसको पोस्टल रूल कहते हैं। पोस्टल रूल सेक्शन 4 में ना हमने सेकंड कल छुआ ही था थोड़ा सा, सेकंड पार्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, इसके आगे लिख लो पोस्टल रूल। ठीक है, तो हम पहले सेक्शन 4 ही पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर, एक तो अगेंस्ट द प्रपोजर, एक पॉइंट ये आ जाएगा, और दूसरा पॉइंट है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। अब पढ़ लेते हैं। द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम। इसमें कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन भी कर लो पेयर एक्ट पे। सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। पोस्टल रूल इसलिए कहते हैं कि इसमें तो देखो पार्टीज आमने सामने थी, हो गया, तो पुराने ज़माने में क्या चलती थी, पोस्ट चलती थी, लेटर्स, टेलीग्राफ्स वगैरह। तो सपोज ए ने बाय लेटर बी को कोई ऑफर किया, ठीक है। अब ए की जो ऑफर होगा वो कब कंप्लीट होगा? जब बी के पास वो लेटर पहुंच जाएगा। ए ने यहाँ से ट्रांसमिशन कर दी ना, कल हमने वो पढ़ा था ना लाइटेड मैच स्टिक वाला कि आग लग गई गन पाउडर पे तो एक्सप्लोजन ही होगा। इस आग को रोकने के लिए, इस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए क्या ज़रूरी है? ये हमारी मैच स्टिक हो गई, ये हमारा गन पाउडर हो गया। इसको यहाँ तक पहुँचने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि इनका बीच में लिंक तोड़ दिया जाए, ये रिवोक कर ले, हाँ, फिर तो ये ऑफर रिवोक कर लेगा, ये बाउंड नहीं रह जाएगा, ठीक है। अगर सपोज इसने ऑफर किया था बी को
और बी को वो लेटर पहुंच गया। अब इसकी तरफ से ये रोक नहीं सकता, तो इसकी तरफ से कंप्लीट हो जाएगी जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में लेटर चला गया। ठीक है, इसकी तरफ से बी को ऑफर कंप्लीट हो जाएगी, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर हो जाएगी जब कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में लेटर चला गया। अब बी के, अब प्रपोजर का तो हमने कर लिया कि कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में चला गया, बी की तरफ से कब कंप्लीट होगी? अब इसके एक्शन से बाहर है ना, इसकी पावर से बाहर है इस ट्रांसमिशन को रोकना। ठीक है, अब एक्सेप्टर की कब कंप्लीट होगी? जब सपोज ये बी है, इसको लगा कि ठीक है इसके लेटर में जो जो भी था मैं एंटर करना चाहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में, तो इसने ए को लेटर भेजा एक्सेप्टेंस का। वो लेटर जब तक ए की नॉलेज में नहीं आ जाता कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया, तब तक जो है उसकी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगी। देखो यहाँ पे कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में जाते ही ए की पावर से बाहर है, खत्म हो गया, बी के पास पहुंचे नहीं पहुंचे। बट यहाँ पे जो बी की एक्सेप्टेंस है वो ए तक पहुंचनी जरूरी है। ए को पता होना चाहिए कि मैंने जो ऑफर दिया था वो बी ने एक्सेप्ट किया, तो इसकी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी एज अगेंस्ट एक्सेप्टर जब ऑफरर की नॉलेज में आ जाएगा उसकी एक्सेप्टेंस। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, आपको पोस्टल रूल अच्छे से आ गया, तो सेक्शन 4 का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग वापस आ जाते हैं हमारे एसेंशियल्स पे। इसमें ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ये 1-2 पॉइंट्स लिख लो, जब बुक में पढ़ोगे तो कई बार ऐसा होता है, कंफ्यूजन होती है। सेकंड एसेंशियल हमने क्या किया था, पीछे देखो वो पॉइंट्स। नहीं, एसेंशियल्स ऑफ एक्सेप्टेंस की कल हमने जब वो एंड किया था लेक्चर, तो हमने पॉइंट्स लिखे थे ना। सेकंड एसेंशियल क्या लिखा था? नहीं, मैंने तो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड लिखवाया था। रीजनेबल मैनर भी है चलो, पर उसके कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आप सेकंड एसेंशियल लिख सकते हो कि एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। आज हम एक्सप्लेन करके पढ़ रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा, कल हमने ओवरव्यू दे के छोड़ा था लेक्चर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। कल मैंने अनक्वालिफाइड का आपको बताया था कि अनक्वालिफाइड कैसे होती है, आपको याद है? नहीं, हाँ, कंडीशंस कि अनक्वालिफाइड मतलब कि जैसे ए ने बी को ऑफर किया है वैसे ही बी उसे एक्सेप्ट करे। ठीक है, बी ए को कोई कंडीशन ना लगा दे कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा, मैं तब तुम्हारा ऑफर मानूंगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है कि कल हमने कोई एग्जांपल की थी, पता नहीं कार की थी, वॉच की थी, कि अगर ए हाँ बी को बोलता है कि मैं इतने में तुम्हें अपनी कार दूंगा, तो बी बोलता है कि नहीं मैं इतने में नहीं खरीदूंगा, मैं इतने में खरीदूंगा, तो उसकी कंडीशन लग गई, उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो क्वालिफाइड नहीं रही। फिर यहाँ से काउंटर प्रपोजल फिर से स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब बी ने बोला कि मैं इतने में नहीं लूंगा, इतने में लूंगा, तो वो काउंटर प्रपोजल से स्टार्ट हो जाएगा। एक्सेप्टेंस पे खत्म करना है तो एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ना एक टर्म आती है कंसेंसस एड इडम, इसी पॉइंट में। हम जब पढ़ते हैं, जब हम स्टार्ट ही करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो हम क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है? म्यूचुअल एग्रीमेंट है। म्यूचुअल का मतलब क्या हुआ? हाँ, तो दोनों की तरफ से, ए की तरफ से भी इक्वल है और बी की तरफ से भी इक्वल है। तो कंसेंसस एड इडम इसी पे बेस्ड है, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे, कि जो पार्टीज हैं
वो सेम चीज़ पे सेम मैनर में अग्री करेंगी। कंसेंसस मतलब उनकी यहाँ पे रजामंदी देंगी। इसको आप लिख भी सकते हो मीटिंग ऑफ माइंड्स। ऑन सेम थिंग इन सेम मैनर। थर्ड हमने एसेंशियल किया था कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन यूजुअल और प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो हमने कहा था कि एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए या फिर वो यूजुअल और प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए। सेक्शन 7 का हमने 2 किया था, सेक्शन 7(2) एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। ठीक है, अनलेस की है कि द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड। अनलेस की कोई प्रपोजल में कोई मैनर नहीं दिया गया कि अगर सपोज प्रपोजर ही बोल देता है, कल हमने एग्जांपल की थी ना कि एडवर्टीजमेंट्स जो आती हैं, पैम्फलेट्स आते हैं, तो उसमें प्रपोजल में उन्होंने बताया होता है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस करनी है तो हमें कांटेक्ट करो, डीएम करो, मैसेज करो, ये सब कुछ। ठीक है, तो अनलेस कि प्रपोजल में कोई मेथड ना बताया गया, मोड ना बताया गया हो, एक्सेप्टेंस को हम लोग यूजुअल और रीजनेबल मैनर में एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस करेंगे। उसके बाद है फोर्थ एसेंशियल, अच्छा ये हम ना कल हमने 7 का थोड़ा सा ही पढ़ा था, एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड। आज हम पूरा ही पढ़ लेते हैं, सेक्शन 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, हम कर चुके हैं। ठीक है, बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर, यूजुअल और रीजनेबल मैनर होना चाहिए। अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड, अनलेस की कोई प्रपोजल में प्रिस्क्राइब मैनर हो। इफ the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted, the acceptance is not made in such manner। अगर सपोज कि इसमें प्रपोजल में कोई ऐसे ये जो मैनर्स हैं ये दिए गए थे और एक्सेप्टेंस उन मैनर्स में नहीं हुई है, तो क्या होगा कि जो प्रपोजर है या तो वो एक्सेप्ट कर लेगा विद इन ए रीजनेबल टाइम कि एक्सेप्टेंस जैसे भी उसे कम्युनिकेट हुई है, या फिर वो क्या कर सकता है कि वो बोले insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, या फिर वो क्या बोले कि जो ये ऑफरी है, बी है, इसको बोले कि जैसे हमने बोला है वैसे ही आप अपनी एक्सेप्टेंस दो। ठीक है, सेक्शन 7 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट था हमारा, फोर्थ एसेंशियल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड व्हाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग। कल हमने रेवोकेशन नहीं किया था ना, हाँ रिवोक नहीं होना चाहिए एक्सेप्टेंस से पहले, हाँ इतना ही किया था। आज हम रेवोकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, तो आज हमारा रेवोकेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ इंग्रेडिएंट यही है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड व्हाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग, कि रिवोक नहीं हो जाना चाहिए एक्सेप्टेंस से पहले। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड व्हाइल द इस टर्म का मतलब क्या हो गया, रेवोकेशन, बिफोर रेवोकेशन। ठीक है, तो अब हम रेवोकेशन देख लेते हैं। सेक्शन 5 जो है, कल हमारा सेक्शन 5 रह गया था ना, सेक्शन 5 जो है वो बात करता है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस। A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance and complete as against the proposer but not afterwards। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ लेते हैं।
इसके पॉइंट्स बना लो, ऊपर हेडिंग डाल लो रेवोकेशन। हमारा एक्सेप्टेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। रेवोकेशन ऑफ ऑफर, एंड एक्सेप्टेंस। तो सेक्शन 5 क्या कहता है? प्रपोजल मे बी रिवोक्ड बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। हमने अभी जो एग्जांपल की कि अगर ए और बी आमने सामने हैं तो ठीक है, अगर बाय लेटर्स दिया है ए और बी का प्रपोजल तो उसमें ए और बी अगर आमने सामने है तो ठीक है, ठीक है, रेवोकेशन आमने सामने हो जाएगी। उसी टाइम पे बी बोल देगा कि नहीं भी मुझे नहीं चाहिए आपका ऑफर। अगर ये लोग आमने सामने नहीं है तो इसकी हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर ए ने बी को पोस्ट के थ्रू ऑफर दिया और यही जो हम अभी करके हटे थे कि बी के पास वो लेटर भी पहुंचा नहीं है, ए ने बी को लेटर दिया था कुछ भी ऑफर करके और बी के पास वो लेटर पहुंचा नहीं है, तो इससे पहले कि बी के पास वो लेटर पहुंचे ए से रिवोक कर सकता है। ठीक है, तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर ऐसे हो जाएगी एक तरीके से। एक्सेप्टेंस कैसे रिवोक होगी कि इससे पहले कि एक्सेप्टेंस की बी की ए की नॉलेज में आए, हाँ इसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो। इलस्ट्रेशंस पढ़ लेते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट भी है, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। 5 और 4 को हम लोग साथ में रिलेट करके पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की और प्रपोजल की कैसे कंप्लीट होती है और रेवोकेशन कैसे होती है। ठीक है, तो 4 और 5 यहाँ पे इंटर रिलेट होंगे। इसके बाद हम इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं सेक्शन 5 की। ए प्रपोजेस बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। B accepts the proposal by a letter sent by post. A may revoke his proposal at any time before or at the moment when B posts his letter of acceptance but not afterwards. ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद है B may revoke his acceptance at any time. A ने कब रिवोक कर लेनी है? इससे पहले कि B तक पहुंचे। और B ने कब रिवोक करनी है अपनी acceptance? When the letter of communicating before A के पास पहुंचे। ठीक है, अच्छा, सेक्शन 4 का हमारा लास्ट पार्ट रह गया था, हमने एक्सेप्टेंस का अभी किया, तो लास्ट पार्ट भी हम साथ में ही पढ़ लेते हैं। सेक्शन 4 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहीं पे। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू होम इट इज मेड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। कि ए की पावर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, ट्रांसमिशन एंड एज अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज, ए की नॉलेज में जब आएगा। ठीक है, हाँ 4 और 5 सेम ही है, तभी मैंने कहा इंटर रिलेट करके पढ़ लो। अब देखो 4 का आपको याद भी हो गया कि ये 3 पार्ट्स में है, इसको कहाँ रिलेट करना है। इसकी आप इलस्ट्रेशंस पढ़ लेना, इलस्ट्रेशंस पढ़ के जाना कॉन्ट्रैक्ट में, कई बार ऐसे इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि रेवोकेशन अब होगी कैसे। सेक्शन 6, इसमें आप कुछ पॉइंट्स लिख लो। बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन, हम पहले बेयर एक्ट ही पढ़ लेते हैं। अ प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। नोटिस को अंडरलाइन कर लो। सेकेंड है बाय लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस और इफ नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम को अंडरलाइन कर लो।
लैप्स ऑफ टाइम को अंडरलाइन कर लो, विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। थर्ड है बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, कंडीशन प्रेसिडेंट को अंडरलाइन कर लो। और फोर्थ है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। तो डेथ और इंसैनिटी को अंडरलाइन कर लो और नॉलेज को अंडरलाइन कर लो, नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो देखो नोटिस ऑफ रेवोकेशन फर्स्ट पॉइंट में यही बात कर रहा है, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। अब ये जो नोटिस है, नोटिस ऑफ रेवोकेशन, बस इसमें इतना सा याद रखना है कि ये जो नोटिस ऑफ रेवोकेशन है ये बिफोर एक्सेप्टेंस भेजना है हमने। इससे पहले कि हमारे पास एक्सेप्टेंस आए हमने रिवोक करने का नोटिस भेज देना है कि हम रिवोक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो रिवोक कर भी लोगे अपनी तरफ से, भेज दिया आपने सपोज रेवोकेशन का, यहाँ से सपोज हमारा लेटर गुम हो गया, हमें नहीं पता चला, तो बी के नोटिस में नहीं आया कि रेवोकेशन हुई है, बी ने अपनी एक्सेप्टेंस भेज दी, तो फिर ये बाउंड हो जाएगा ना। सेकेंड है बाय लैप्स ऑफ टाइम, कि एक्सेप्टेंस का कुछ टाइम पीरियड दिया हुआ था ए ने बी को, तो वो टाइम खत्म हो गया, तो जो रेवोकेशन है वो हो जाएगी अपने आप ही। ठीक है, बाय लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, और अगर टाइम प्रिस्क्राइब नहीं है तो बाय रीजनेबल टाइम को आपने अंडरलाइन किया, कर लो। थर्ड है बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। कंडीशन प्रेसिडेंट में क्या हो सकता है? हाँ, कंडीशन उसने लगाई थी ए ने बी को, कोई भी सपोज ए बी को अपनी लैंड दे रहा है, बेच रहा है, तो ए ने बी को बोला कि सपोज लैंड है 10 लाख की, ठीक है, जितनी भी जीरोज हैं 10 लाख की है, ठीक है। तो अच्छा, ए ने अपनी लैंड जो है वो बी को 10 लाख में बेचनी थी। अब बी जो है, ए बी को बोलता है कि तुम ना मुझे कुछ अर्नेस्ट मनी दे दो। अर्नेस्ट मनी का मतलब पता है? एडवांस, ठीक है, जिसे वो भी कहते हैं बयाना। तो ए बी को बोलता है कि तुम मुझे कुछ अर्नेस्ट मनी दे दो। अब बी जो है उसने ये अर्नेस्ट मनी सपोज 3 लाख, इसने ये अर्नेस्ट मनी नहीं दी, इसके प्रपोजल की ये कंडीशन थी कि 3 लाख दोगे तो मैं अपनी लैंड दूंगा, इसने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की, तो ऑफर जो है वो रिवोक हो जाएगा। ठीक है, डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर लास्ट पॉइंट है। देखो हमने जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था तो उसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है ना हमारे की साउंडनेस ऑफ माइंड होना चाहिए, और अब पार्टी जिंदा होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर 2 पार्टीज हमारे पास नहीं है, फर्स्ट एसेंशियल इसका ये है ना कि 2 पार्टीज मस्ट बी देयर, फर्स्ट एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें से एक पार्टी जो है वो या अनसाउंड हो जाती है या मर जाती है, तो ये कॉम्पिटेंट नहीं रहेगी कॉन्ट्रैक्ट करने के। ठीक है, तो एक ही पार्टी से तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो जब कॉम्पिटेंसी ही खत्म होगी तो हम ऑफर का क्या ही करेंगे, तो वो भी रिवोक हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेक्शन 5 हो गया, 6 हो गया, आज सीरियल वाइज चल रहा है, समझ आ रहा है। 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया, 7 हमने अभी पढ़ा है। अब हम आते हैं सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 पे हमने पहले बेरक पढ़ लेते हैं। एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे बी ऑफर्ड विद द प्रपोजल इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। समझ लग गई?
सेक्शन 8 क्या कहता है? इसको डिवाइड करके पढ़ लिया करो अगर नहीं समझ लगती ना। बेयर एक्ट का बस, बेयर एक्ट पढ़ने का बस एक यही तरीका है, जितना डिवाइड कर करके पढ़ोगे ना समझ आता जाएगा। हमने अभी एग्जाम्पल नहीं की थी कि अगर ए और बी हैं और अगर बी कोई भी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल कर लेता है तो ये मान लेगा कि ठीक है बी ने अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस कैसे हो गई? परफॉर्मिंग कंडीशंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आप ये डाल लो, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशंस। या फिर और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब ए ने बी को सपोज कुछ प्रॉमिस किया था और बी ने वापस रेसिप्रोकेट करके कोई प्रॉमिस किया था। सपोज अगर ए बी को अपना जो प्रॉमिस था वो परफॉर्म कर देता है तो ए की तरफ से कंसिडरेशन पे होगी। अब ये जो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस थी इनकी कंसिडरेशन क्या थी? प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस। ठीक है, जैसे हम पहले बार्टर सिस्टम चलाते थे। तो ये क्या कह रहा है? और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस विच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल। तो प्रपोजल में इसने अगर कोई कंसिडरेशन, सपोज इसने ऑफर भी दिया था, साथ में कंसिडरेशन दी थी 10,000 की कोई, तो अगर इसने ये 10,000 दे दिए हैं बी को तो हमारी रेसिप्रोकल प्रॉमिस की एक कंसिडरेशन पूरी हो गई है ना, तो हम ये मान लेंगे कि ठीक है एक्सेप्टेंस हो गई है। क्लियर है? इसी में हम अगर कमेंट्स में देखें एग्रीमेंट सब साइलेंटियो, ये हमने अभी जो डिस्कस किया, इट इज नो डाउट ट्रू दैट द जनरल रूल इज दैट एन ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड बाय मियर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी। मियर साइलेंस, कमेंट्स पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है। It is no doubt true that the general rule is that an offer is not accepted by mere silence on the part of offeree. Yet, it does not mean that an acceptance always has to be given in so many words. Under certain circumstances, offeree's silence coupled with his conduct, which makes the form of appositive act, may constitute an acceptance, an agreement sub silentio. समझ लगी? हाँ, आपके बैरक में नहीं है? कौन सी ईयर का? तो आपको पुराना होगा, मेरा 19 का है। हाँ, बुक में दिया होगा, बुक में केस भी होगा। केस आप लिख सकते हो, भारत पेट्रोलियम एग्रीमेंट सब साइलेंटियो का सेक्शन 8। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सेक्शन 9 प्रोमिसेस एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड, कल हमने डिस्कस कर लिया था, बेयर लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। In so far as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed. Words में तो express हो जाएगी। और in so far as such proposal or acceptance is made otherwise than in words, the promise is said to be implied. Otherwise in words का क्या था? Conduct से या gestures से, या फिर वो जो conditions है वो fulfill करके। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 10 भी हमने कर लिया था, what agreements are contracts। इसकी बेयर लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं। All agreements are contracts if they are made by the free consent को अंडरलाइन कर लो। ये इसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट के। सेक्शन 10 पे आप लिख सकते हो पेंसिल से, इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली किस किस चीज़ों से डील करता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 11 हम लोग कर लेते हैं, बेयर लैंग्वेज, कल हमने डिस्कस कर लिया था। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी को अंडरलाइन करके पॉइंट 1 डाल लो।
according to the law to which he is subject, and who is of sound mind, इसमें point 2 डाल लो, and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. तो disqualified by law नहीं होना चाहिए, इसको point 3 डाल लो. ये हमारा डिस्कस हो गया था. अच्छा, माइनर के हमने एग्रीमेंट्स ना थोड़े से डिस्कस करने हैं कि माइनर के एग्रीमेंट्स का क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वो हम करेंगे. वो थोड़ा सा बल्कि टॉपिक था, मैंने इसलिए आज छोड़ दिया कि हम आज बेयर एक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं. वो हम करेंगे बाद में, ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 12 पे. सेक्शन 11 में इन्होंने साउंड माइंड की बात की है ना. सेक्शन 12 क्या बोल रहा है? व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ contracting. A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if, first point डाल लो, at the time when he makes it he is capable of understanding it. और second point डाल लो, and for forming a rational judgment as its effect upon his interests. तो sound mind का person क्या हुआ? आप एक्सप्लेन करो बेयर एक्ट से आपको क्या समझ में आया. किस कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे. हाँ, हाँ, रैशनल जजमेंट मीन्स कि उसके इंटरेस्ट्स जो हैं उसको कैसे इफेक्ट करेगा. अब जैसे सपोज 7 साल का बच्चा है ना, 7 years old चाइल्ड है, तो उसको नहीं पता कि मेरे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है ए और बी में, तो उसको नहीं पता कि मैं किस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा हूँ, क्या कंडीशंस है. उसे थोड़ी समझ में आएगा कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज, बेयर लैंग्वेज. तो उसको पता होना चाहिए जो ये बंदा है बी, कि मेरे इंटरेस्ट पे इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट होगा. ठीक है. A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind. Usually of unsound mind को आप अंडरलाइन कर लो. But occasionally of sound mind, occasionally को अंडरलाइन कर लो. May make a contract when he is of sound mind. May को अंडरलाइन कर लो. तो एक पर्सन जो यूजुअली अनसाउंड माइंड का रहता है उसको दौरे पड़ते हैं, बट कभी कभी वो साउंड माइंड का भी होता है, कभी कभी वो ठीक होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को तब कर सकता है, मे है ना, तो कर सकता है जब वो साउंड माइंड का होगा. अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड. ये भी उसी चीज़ को घुमा के बोल रहा है कि जो यूजुअली साउंड माइंड में रहता है बट कभी कभी अनसाउंड माइंड का होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तब नहीं कर सकता जब वो अनसाउंड माइंड का होगा. ठीक है, इलस्ट्रेशंस पढ़ लो इसकी. A patient in a lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those intervals. जब वो sound mind का होगा तब वो contract कर सकता है. A sane man who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of contract or form a rational judgment as to its effects on his interests cannot contract while such delirium or drunkenness lasts. कोई पी के टल्ली हुआ है, उसको कोई होश नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ठीक है. इसी तरीके से कोई फीवर में है, उसको बहुत ऐसे बेहोशी हो रही है, उसे होश नहीं है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. उसको पता ही नहीं होगा कि मेरे इंटरेस्ट को कैसे ये चीज़ इफेक्ट करेगी. 13th हम लोग पढ़ लेते हैं. अच्छा, मैंने आपको बोला था ना कि हमारा एक चैप्टर इसमें कंप्लीट हो गया. सिर्फ एक माइनर और कंसिडरेशन से रिलेटेड थोड़े से टॉपिक्स हैं, माइनर के अग्रीमेंट्स और कंसिडरेशन. ठीक है, ये थोड़ा सा है, वो हम लोग कर लेंगे. अभी तक हमारा जो कंप्लीट हुआ है ना, वो बुक का चैप्टर 4th यहाँ तक कंप्लीट हो गया. आप बुक में भी अगर पढ़ रहे हो तो साथ साथ पढ़ो, साथ साथ में करते चलो, तो आपको बुक से भी रिवाइज हो जाएगा. कोई पॉइंट्स अगर यहाँ पे छूट रहे होंगे तो आप मुझे आके बता सकते हो कि मैम हमने ये डिस्कस नहीं किया था, ये कर लो एक बार. कोई आपको डाउट्स होंगे तो वो भी हम क्लियर कर सकते हैं. तो आप अभी कोशिश करना कि चैप्टर 4 तक जितना हमने यहाँ पे कवर कर लिया वो बुक में भी कवर कर लो, फिर आपको लास्ट मोमेंट में पढ़ना नहीं पड़ेगा कि सारी बुक लेके बैठे हुए हो. ठीक है. इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करें बुक का, कंसेंट एंड फ्री कंसेंट. तो सेक्शन 13 कंसेंट को डिफाइन कर रहा है.
2 or more persons who are set to consent when they agree, 2 or more persons are set to consent when they agree upon the same thing in the same manner. Same thing in the same manner का मैंने एक आपको वो बताया था ना मैक्सिम, क्या था वो मैक्सिम? हाँ हाँ क्या था वो, पीछे देख लो। एड इटम, हाँ ठीक है। सेक्शन 13 में आप लिख सकते हो कॉपी पे नोट्स में, कंसेंसस एड इटम डाल के ना आगे लिख लो कंसेंट इज इक्वल टू कंसेंसस एड इटम, और आगे लिख लो व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस। यहाँ से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो गया फ्री कंसेंट का, कंसेंट और फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट के सेक्शंस भी लिख लो साथ में। सेक्शन 13 to 22, हमने जो बाहर चार्ट बनाया था ना वहां से भी आपको मिल जाएगा। सेक्शन 14 पढ़ लेते हैं। सेक्शन 14 बात करता है किसकी, किसकी बात करता है? हाँ consent is said to be free when it is not caused by number 1 coercion, coercion का साथ में सेक्शन डाल लो, सेक्शन 15 इसके बाद अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल लो, सेक्शन 16 फ्रॉड है 17, मिसरिप्रेजेंटेशन है 18, और मिस्टेक जो है वो 20, 21 एंड 22। बीच में ही ना कहीं 19 भी कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले हम बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस एज डिफाइंड इन सेक्शन 16, और फ्रॉड एज डिफाइंड इन सेक्शन 17, और मिसरिप्रेजेंटेशन as defined in section 18, or mistake subject to the provisions of sections 20, 21 and 22. Consent is said to be so caused when it would not have been given but for the existence of such coercion, undue influence, fraud, misrepresentation or mistake. हम consent तब मानेंगे जब उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। सेक्शन 13 हमें बता के गया कंसेंट क्या होती है, बट कंसेंट जो है वो फ्री होनी चाहिए। फ्री कैसे होगी अगर उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब इसमें ना आप इतना सा ये डाल के लिख लो, ऐसी जो कंसेंट मिली हुई है इनकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल बनाती है, और ये जो अकेली है ये वॉइड बनाती है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 15 पे, ठीक है। तो सेक्शन 15 क्या कहता है? कोर्जन डिफाइंड। कोर्जन इज द कमिटिंग, अंडरलाइन कर लो, और थ्रेटनिंग टू कमिट, अंडरलाइन कर लो, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, अंडरलाइन कर लो, और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन। देखो एक एक चीज अंडरलाइन करनी पड़ेगी, पॉइंट्स बना लो। Any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। बहुत ऐसे हौच पौच हो गया है ना, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें आता क्या क्या है। ये क्या बात कर रहे हैं, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। या तो ये कमिट कर रहा है या फिर थ्रेट कर रहा है कि मैं कमिट करूंगा। क्या कमिट करना है, एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। तो ये पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया। जैसे आई थिंक इसके एग्जांपल्स, हाँ ठीक है। अच्छा, इसके साथ में ना हम एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। इट इज इमटेरियल वेदर द इंडियन पिनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस वेयर द कोर्जन इज एम्प्लॉयड। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि जहाँ पे कोर्जन लगी है वहाँ पे आईपीसी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। सपोज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, हम उसका नाम लेते हैं ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो वो किस चीज़ से डील करता है, इंडियन सिटीजन से। ठीक है, तो इसमें एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई, इसीलिए आईपीसी लगेगी, इंडियन पिनल कोड। अब सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ए जो है वो बी को गन पॉइंट पे बोलता है कि मैंने तेरे से कॉन्ट्रैक्ट करना है और तू इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जा, अपनी कंसेंट दे दे। बी की गन पॉइंट पे कंसेंट ली गई है, तो बी पर क्या अप्लाई हुआ है, कोर्शन। इसको क्या दी गई है, थ्रेट दी गई है। या तो कमिट कर दी है कोई भी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। सपोज गोली चला ही दी, हाथ पैर पे चला दी, या फिर थ्रेट कर रहा है, गन पॉइंट पे ऐसे लिया हुआ है कि मैं तुझे मार दूंगा। तो ये कोर्जन हो जाएगी। अब सपोज ए और बी शिप पे थे, ठीक है। शिप जो है ये तो समझ लो कि इंडियन टेरिटरी में था, सॉर्टेड है। ए और बी शिप पे थे, शिप जो है वो इंडियन टेरिटरी से बाहर है कहीं, बट ए और बी तो इंडियन सिटीजन्स है ना। तो अगर इसने वहाँ पे भी अगर गन पॉइंट पे लेके कोर्जन करके इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट करवाया है तो भी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी है। तो ये मैटर नहीं करता कि प्लेस कहाँ पे आईपीसी अप्लाई होती है, कहाँ पे नहीं होती। अगर ये दोनों इंडियंस हैं तो आईपीसी यहाँ पे लगेगी, कोर्जन मानी जाएगी, और कोर्जन से ली गई कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। अब बी चाहे तो उसे अवॉइड कर सकता है, नहीं चाहे तो वो नहीं भी कर सकता। इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं, अनलॉफुल डिटेनिंग। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेट, किसकी डिटेनमेंट हो रही है, हाँ, तो यहाँ तो वो डिटेन कर रहा है प्रॉपर्टी को, या फिर वो थ्रेट दे रहा है कि मैं प्रॉपर्टी डिटेन कर लूंगा। डिटेनमेंट कैसे हो सकती है प्रॉपर्टी की, हाँ, वो तो मूवेबल होगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की कैसे होगी कि कब्जा करके बैठ गए जमीन पे, ठीक है। बट सपोज अगर लॉफुल प्रॉपर्टी पास पड़ी हुई है तो फिर कोर्जन नहीं माना जाएगा। लॉफुली अगर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, सपोज अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था कि तुम मेरा, हम आगे जाके जब वो बेलमेंट और प्लेज वगैरह पढ़ेंगे, सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था वो कार हायर करने वाला, कि ए बोलता है कि तुम मेरी कार रख लो, बदले में मुझे इतने पैसे दे दो, कितने भी दे दो, ठीक है। तो सपोज अब बी ने कार रखी हुई है, ए बी को बोलता है कि तुम मेरी कार रख लो, बी ने कार रखी हुई है
और बदले में ए उसे पैसे नहीं दे रहा, तो बी उसकी कार को डिटेन कर सकता है जब तक कि वो पैसे ना दे, ठीक है। तो ये इसकी अनलॉफुल डिटेनमेंट नहीं होगी, प्रॉपर्टी की लॉफुल होगी। हाँ, इसी में एक एग्जाम्पल हम लोग और भी लिख सकते हैं, थ्रेट टू स्ट्राइक। थ्रेट वैसे तो अनलॉफुल है, बट स्ट्राइक करना लॉफुल है। स्ट्राइक करके वो अपना बोनस डिमांड कर सकते हैं, तो वो कोर्जन, उस कोर्जन से डिमांड किया गया बोनस अनलॉफुल नहीं होगा, ठीक है। एक और इसमें पॉइंट लिख लो कि स्टैट्यूटरी कंपल्शन इज नो कोर्जन। ये केस लैंडमार्क है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। आंध्रा शुगर्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, आंध्र प्रदेश। तो ये क्या बात कर रहा है, स्टैट्यूटरी कंपल्शन इज नो कोर्जन। जहां पे स्टैट्यूट ही हमारे लिए कंपल्सरी कर रहा है तो वो कोर्जन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें जो मैंने केस लिखवाया, आंध्रा शुगर्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ एपी, 1968 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये, 1968। हाँ, अगर कोई केन ग्रोअर है, शुगर केन, गन्ना, इफ एनी केन ग्रोअर ऑफर्ड टू सेल हिज शुगर, आप लिख सकते हो, इफ एनी केन ग्रोअर offered to sell his sugarcane to a factory in certain zone, the factory was bound to accept the offer, सुप्रीम कोर्ट ने हल किया था ये, to accept the offer under Andhra Pradesh sugarcane, ब्रैकेट में डाल लो, रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एंड परचेज, ब्रैकेट क्लोज, एक्ट ऑफ 1961। तो केन ग्रोअर को ऑफर किया गया था कि वो जो अपना शुगर केन है वो उसी सर्टन जोन में जो फैक्ट्री होगी ना, उसी को वो सेल कर सकता है। यहाँ पे उसके पास कोर्जन लग गई, कंपल्शन होगी कि वहीं पे ही उसे करना है, और फैक्ट्री को ये बाउंड कर दिया गया कि आपने उसका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करना है इस एक्ट के अंडर, ठीक है। तो कोर्जन यहाँ पे अप्लाइड है, बट ये स्टैट्यूटरी कंपल्शन है तो ये लॉफुल होगी। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। इसके साथ हम लोग, कोर्जन के साथ ही हम लोग सेक्शन 19 पढ़ लेते हैं। Voidability of agreements without free consent. When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of party whose consent is so caused. तो आप इस पे लिख सकते हो, coercion, fraud, misrepresentation को अंडरलाइन करके ना voidable को अंडरलाइन कर लो। एक टर्म यूज होती है इंग्लिश लॉ में, ड्यूरेस, कोर्जन के ही इक्विवेलेंट एक टर्म है। कई बार ये टर्म देके पूछ लेंगे कि ये क्या है, किस चीज से डील करती है, तो उसका थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है ना, ड्यूरेस और कोर्जन में इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पे ये थ्रेट दे रहा है, यहाँ कमेंट कर रहा है, यहाँ पे थ्रेट ही दे रहा है, यहाँ पे एक्चुअल वायलेंस हो रही है, ये एक्चुअल वायलेंस कर रहा है। यहाँ फिर थ्रेट हो रही है कि मैं सच में मार दूंगा तुम्हें, वो मार भी देता है। तो एक दो डिफरेंसेस हैं। कोर्जन में थ्रेट ऑफ रिटेनिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, ड्यूरेस में थ्रेट ऑफ बॉडी ही होती है, थ्रेट अगेंस्ट बॉडी, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी थ्रेट नहीं होती।
कोर्जन में हो सकता है कि थ्रेट देने वाला, सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और जिसने थ्रेट दी है वो कोई सी है और जिसको थ्रेट दी गई है वो कोई डी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ये पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट को ही और इन दोनों के बीच में ही थ्रेट हो, कोर्जन हो, ये स्ट्रेंजर भी कर सकते हैं। सी सपोज ए का फ्रेंड था कोई, यहाँ ए को सपोज नॉलेज भी नहीं है, सी पीछे से जाके कि अच्छा तू उसका परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, बी को जाके डरा धमका आता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डी नहीं है, सी बी को डायरेक्ट कर रहा है। यहाँ ये हो सकता है कि ए यहाँ पे बी की सपोज वाइफ है डी, उसको कोर्जन थ्रेट कर रहा है। हाँ, तो कोर्जन में ये है कि थ्रेट देने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट की ना भी हो तो चलता है, स्ट्रेंजर पे भी थ्रेट चल सकती है। बट ड्यूरेस में पार्टी टू पार्टी ही होगी, एक्चुअल वायलेंस जो होगी वो किसी थर्ड पर्सन पे नहीं होगी, पार्टी टू पार्टी होगी। बट इसमें एक दो लोग हैं जैसे वाइफ हो गई, पेरेंट्स हो गए, इन पे हो सकती है, चाइल्ड हो गया, ठीक है, ये लोग रिलेटिव, ये थर्ड पार्टी हो सकते हैं, अदरवाइज कोई थर्ड पार्टी नहीं है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेक्शन 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो 14th का जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड सबसेक्शन है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है। तो पढ़ लेते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है। अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइंड सेक्शन 16, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and use that position to obtain an unfair advantage over the other. कुछ टर्म्स हैं, आप अंडरलाइन कर लो। रिलेशंस सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज। तो कॉन्ट्रैक्ट हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस से करवाया, ये कब माना जाएगा? जब ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये पूरे होंगे। तो इनको भी एक एक करके लिख लेते हैं। सेक्शन 16, जब रिलेशंस बिटवीन द पार्टीज ऐसी है कि एक जो है वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, एक डोमिनेट कर रहा होगा, दूसरा जो है उसको सबमिसिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डोमिनेट कर रहा होगा, ये बी की जो विल है, उसे बी की जो विल होगी ना, जब ए डोमिनेटिंग पोजीशन पे होगा तो ये फ्री विल नहीं होगी, फ्री कंसेंट नहीं होगी, कहीं ना कहीं वो डर के या किसी दबाव में आके वो विल कंसेंट दे रहा होगा। तो ये जो डोमिनेटिंग पोजीशन पे पर्सन है, ये अनफेयर एडवांटेज ले रहा है अपनी पोजीशन का, किस लिए? इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। अब 16(2) हम पढ़ लेते हैं। In particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in a position to dominate the will of the another. A, where he holds a real or apparent authority. Real और apparent को underline कर लो. Over the other, or where he stands in fiduciary relation to the other. इसके साथ ही हम बी भी पढ़ लेते हैं। वेयर ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्पररीली और परमानेंटली अफेक्टेड। मेंटल कैपेसिटी अंडरलाइन कर लो, टेम्पररी और परमानेंट को अंडरलाइन कर लो। बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस। एज, इलनेस, मेंटल, बॉडीली डिस्ट्रेस को अंडरलाइन कर लो। तो वो डोमिनेट कैसे कैसे कर सकता है?
रियल और अपेरेंट अथॉरिटी से। सेकेंड है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप से। और थर्ड है मेंटल कैपेसिटी से। और ये भी लिस्ट ना एग्जॉस्टिव नहीं है, इसके अलावा भी वो डोमिनेट किसी और तरीके से कर सकता है, किसी भी और तरीके से वो फायदा उठा सकता है। ठीक है, अब सेक्शन 16(3) क्या बोलता है? ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे सारा, पहले एक बार बेरेक्ट कर लें कंप्लीट। Where a person who is in a position to dominate the will of another enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconscionable, the burden of proving that such burden of proving पे underline कर लो, ये burden of proof की ही बात कर रहा है, that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other. अब burden of proof किस पे होगा? किस पे होगा? हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाता कि मैंने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया, फिर क्या होगा? नहीं, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। चलो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं रियल और अपेरेंट अथॉरिटी कैसे कैसे हो सकती है। हाँ, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। हाँ, और अपेरेंट अथॉरिटी कैसे हो सकती है? अपेरेंट मतलब जो ऐसे सामने ही दिख रहा है, टीचर स्टूडेंट हो गया, फादर सन हो गया। ठीक है, और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होती है? नहीं पता, याद नहीं आ रहा होगा। हाँ सोचो सोचो। हाँ, तो फिड्यूशियरी का मतलब होता है रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट, ट्रस्ट पर बेस्ड होती है। हस्बैंड वाइफ की हो गई, एडवोकेट और क्लाइंट की होगी। क्लाइंट अपनी सारी बातें एडवोकेट को बताता है और उसको पता होता है कि ये मेरी बात बाहर नहीं पहुंचाएगा। डॉक्टर पेशेंट की होगी, पेशेंट अपने डॉक्टर को सब कुछ बताता है, वो भी ट्रस्ट करके बताता है कि ये मेरा अच्छे से इलाज करेगा, ये बाहर मेरी बीमारियां नहीं बताएगा। पेरेंट चाइल्ड की होगी, बच्चों को ये होता है कि पेरेंट्स पे भरोसा होता है कि हाँ ये हमारा ख्याल रखेंगे, ये हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। हस्बैंड वाइफ का हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग ना एक एग्जांपल कर लेते हैं फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की। एक फादर था, उसने ना अपने सन की माइनॉरिटी के टाइम पे, आई थिंक, हाँ इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं, इलस्ट्रेशंस हैं यहाँ पे। A having advanced money to his son B during his minority, तो A ने B को, B माइनर था तब, कुछ मनी दे दी एडवांस में। ठीक है, upon B's coming of age obtains by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance. A employs undue influence. तो A ने B को, जब वो छोटा था तो उसको कुछ पैसे एडवांस में दे दिए, और जब B बड़ा होता है ना तो A क्या करता है कि अपना पेरेंटल इन्फ्लुएंस को मिसयूज करता है और अपने जो सन है उससे बॉन्ड भरवा लेता है कि सपोज A ने B को एडवांस में दिए थे 10,000, बट अब वो पेरेंटल इन्फ्लुएंस में बोलता है कि अच्छा मैंने तो तुम्हें 10,000 दिए थे, अब इतने सालों का इंटरेस्ट भी तो हो गया, ऐसे ऐसे कुछ भी करके अब वो मांग रहा है उससे 30,000। ठीक है, बॉन्ड भरवा लेता है। तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया।
पेरेंट का चाइल्ड पे, हो सकता है उतना इंटरेस्ट ना लगा हो इतने टाइम में। तो ए क्या कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब देखो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप थी, ए फादर था, बट वो उसका भी गलत फायदा उठा रहा है। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप ट्रस्ट बेस्ड होती है, वो क्या कर रहा है, ट्रस्ट तोड़ रहा है। हमने पढ़ा था ना कि हाँ वॉइडेबल होगा। तो ये जो सन होगा, सपोज इसने बॉन्ड कर भी दिया साइन, तो अब ये क्या करा सकता है, उस बॉन्ड को वॉइडेबल करा सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट। इसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट है मेंटल कैपेसिटी 2B का। तो मेंटल कैपेसिटी कैसे कैसे इफेक्ट हो सकती है, या तो टेम्पररी होगी या परमानेंटली होगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है टेम्पररी और परमानेंटली अफेक्टेड। इसी जैसे हमने डोमिनेटिंग पोजीशन लिखा ना, यहाँ पे मेंटल कैपेसिटी लिख के टेम्पररी और परमानेंट लिख लो। और मेंटल कैपेसिटी कैसे हो सकती है, एज की वजह से और डिस्ट्रेस की वजह से। डिस्ट्रेस मेंटली तो चलो स्ट्रेस हो गया, बॉडीली कैसे होगा, हमने अभी वो फीवर वाली एग्जांपल पढ़ी ना, तो बॉडीली वैसे हो जाएगा। इलस्ट्रेशन भी पढ़ लेते हैं इसी से रिलेटेड। अ मैन enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services. B employs undue influence. A जो है बहुत ही बीमार बंदा है, उसको बीमारी हुई हुई है और वो क्या कहते हैं, मेंटल कैपेसिटी नहीं है उसकी। ठीक है, तो बी उसको इन्फ्लुएंस करता है कि मैंने तो तुम्हें मेडिकली अटेंड किया है। सपोज बी के पैसे जितने भी थे उसकी मेडिकल अटेंडेंस के लिए, इनके बीच में 10,000 का था, जितने भी टाइम तक उसने उसे अटेंड किया। और बी बाद में बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो रात को भी रुका था, मैं तो एक्स्ट्रा आवर्स तुम्हारे लिए जागा हूँ। तो वो 10,000 के बजाय उसे 20,000 मांगता है। अब बी जो क्या कर रहा है, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड हमने जो 16(3) पढ़ा था ना, वेयर अ पर्सन, इसमें प्रिजम्पशन है। इसमें हमने बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की थी ना, पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अनदर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, द ट्रांजैक्शन अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट, अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट, इसको अंडरलाइन कर लो। यहां से हमें प्रिजम्पशन पता चल रही है। Or on the evidence adduced to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in a position to dominate the will of the other. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 16(3) पे, एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, एक लाइन लिख लो, प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस इन अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स। अनकॉन्शनेबल के स्पेलिंग्स उसमें देख लेना, बेयर एक्ट में हैं दिए हुए, इसको अंडरलाइन भी कर लो। तो ये दो चीजों की बात कर रहा है। जब एक पार्टी है जिसने बेनिफिट्स लिए हैं ट्रांजैक्शन से, वो डोमिनेट कर सकती है विल को अदर पर्सन की। कि सपोज यहाँ पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। ए बीइंग इन डेट टू बी द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज कॉन्ट्रैक्ट्स अ फ्रेश लोन ऑन टर्म्स विच अपीयर टू बी अनकॉन्शनेबल, इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट कॉन्ट्रैक्ट वॉज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये समझ नहीं लगा होगा, है ना। ए जो है वो बी के कर्जे में डूबा हुआ है,
ठीक है। ए बीइंग इन डेट टू बी, द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज। बी जो है ये क्या है, मनी लेंडर है, ये पैसे देता है लोगों को उधारी में, ठीक है। अब बी क्या करता है, ए ना पहले ही बी के कर्ज में डूबा हुआ है, ए डेटर है। सपोज इसके पास डेट है, उस टाइम के पैसों के हिसाब से सपोज 100 रुपीज़ है, ठीक है। ए ने बी के 100 रुपये लौटाने हैं, तो बी क्या बोलेगा ना कि मैं तुझे ना 200 और देता हूँ, इस एग्जाम्पल के हिसाब से। चलो हम इसको अभी कर लेते हैं। बी सपोज कहता है कि मैं तुम्हें ना 200 और देता हूँ, तुम 6% पर मंथ के हिसाब से उस पर मुझे इंटरेस्ट दे देना, ठीक है। अब ए जो है वो ऑलरेडी वो कहता है कि मैं तुम्हें ना 100 रुपये तब दूंगा जब तुम मेरे से ये 200 लोगे इतने इंटरेस्ट पे। ए को पैसे तो चाहिए 100 रुपये, बट बी जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि तो 200 भी ले। हाँ, अब ए जो है वो ऑलरेडी डेट में हमें दिख रहा है कि ए को 100 चाहिए और बी उसे 200 दे रहा है, फिर उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा उस पर इंटरेस्ट लगा रहा है, बट ए जो है वो फिर भी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है। तो हमें ये साफ ही दिख रहा है ना कि बी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया होगा। ए अगर कोई भी प्रूडेंट मैन होगा वो तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं मानेगा ना। तो अब अगर सपोज ये केस जाता है कोर्ट में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, बी पे, कि मैंने ये जो 200 थे ये बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस के ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 19A, इसके साथ ही पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इससे रिलेट करता है। पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। व्हेन, अच्छा आप ना जब मैं पीछे से रिलेट करवा रही होती हूँ ना सेक्शंस को, तो यहाँ पे साइड में लिख लिया करो रीड विद सेक्शन 19A, 16 के साथ लिख लो रीड विद सेक्शन 19A। पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। When consent to an agreement is caused by undue influence, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused. तो अब ये क्या कर सकता है, ए जो है वो इसको voidable भी करवा सकता है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को। अब इस ये वाला तो वॉइडेबल हो गया, वॉइडेबल था, तो जब वॉइडेबल था इसने वॉइड करवा लिया तो इसको तो ये तो खत्म ही हो गया ना यहाँ पे, ये तो 200 इसको लेने ही, हाँ फिर वापस करना पड़ेगा, फिर इनका यहीं तक होगा। मैं आगे यही करवाने वाली थी, आपने पहले क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें है ये यही वाली एग्जांपल है, इसमें मैंने उस वाले सेक्शन से रिलेट करके बता दी। इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में भी 19A का सेकंड पार्ट, एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड ईदर एब्सोल्युटली और इफ द पार्टी who was entitled to avoid it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as to the court may seem just। Suppose अगर A ने ये 200 ले भी लिए थे, ठीक, इसको तो पैसों की जरूरत थी, इसने ये 200 खर्च भी दिए, बट अभी 6% पर मंथ का उसके पास इंटरेस्ट नहीं था, तो कोर्ट क्या करेगी, इसको बोलेगी कि बी को बोलेगी कि तुम ये लेने के एंटाइटल्ड नहीं हो, और ये जो 200 होगी ये ए को बोलेगी कि तुम इसे वापस कर देना, ठीक है। इसके हम इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं, दोनों ही पढ़ लेते हैं। A's son has forged B's name to a promissory note. B, under threat of prosecuting A's son, obtains a bond from A for the amount of the forged note. If B sues on this bond, the court may set aside the bond. A के son ने ना B के नाम पे एक promissory note ले लिया। A का बेटा है, कोई शरारती सा बच्चा था, छोटा ही मान लेते हैं इसे, ठीक है। ए के सन ने
बी के नाम पे एक प्रॉमिसरी नोट फोर्ज करवा लिया, उस पर सपोज अमाउंट थी 10,000 की, कि ए जो है वो बी को 10,000 दे रहा है और बी के साइड सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, कि बी ए से 10,000 ले रहा है और नीचे में साइन करवा लिए बी के, तो फोर्ज्ड हो गया डॉक्यूमेंट्स। तब बी क्या कहता है कि तुम्हारे सन ने तो मेरे साइन फोर्ज करवाए हैं, तो अब मैं ना तुम पे केस करूंगा ए पे। तो वो क्या कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पे केस ना करूं तो ये जो अमाउंट है ना ये मुझे दे दो, फिर मैं तुम पे केस नहीं करूंगा। तो ये क्या हो रहा है उस पर अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो कोर्ट क्या करेगी कि इस बॉन्ड को सेट असाइड कर देगी। सेम अभी जो हमने ये 6% वाली एग्जाम्पल पढ़ी है, हाँ ये नीचे है, अ मनी लेंडर एडवांसेस ₹100 टू बी एन एग्रीकल्चरिस्ट एंड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यूसेस बी टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड ऑफ ₹200 विद इंटरेस्ट एट 6% पर मंथ। The court may set the bond aside, ordering B to repay the 100 with such interest as may seem just। अब ये वाला जो 100 था ये तो चलो उसने अनजस्ट अमाउंट दे दिया, ये तो वहीं पे कोर्ट ने वापस करा लिया। ये जो 100 था इस पे जितना इंटरेस्ट होगा ना, सपोज इस पे इंटरेस्ट बना 10 रुपये बना, जितना भी उसके लिए किया था, तो ये 100 और ये जो इंटरेस्ट है ये से वापस करेगा। तो एक यहाँ तो एब्सोल्यूट खत्म करवा दिया, यहाँ पे पार्शियल। अभी हम थोड़ा सा फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं, पर इसकी भी जैसे हमने ये सारा एक्सप्लेन किया ना, तो इनके भी थोड़े थोड़े पॉइंट्स हैं एक्सप्लेन करने वाले, वो हम कल करेंगे। तो बेयर एक्ट से हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा आज। सेक्शन 17 फ्रॉड डिफाइंड। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स। अब फ्रॉड का मतलब भी बता रहे हैं और उसमें इंक्लूड क्या क्या हो रहा है, मीन्स एंड इंक्लूड्स को अंडरलाइन कर लो। एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट को अंडरलाइन कर लो, जो पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट है वो कमिट करेगी तो माना जाएगा फ्रॉड। और विद हिज कनाइवेंस, या उसकी मर्जी से उसको साथ में मिला के जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है, और बाय हिज एजेंट या उसका एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव। इसको अंडरलाइन कर लो कि उनकी इंटेंशन होनी चाहिए डिसीव करने की। अनदर पार्टी देयर टू और हिज एजेंट, दूसरे की पार्टी, दूसरी पार्टी या फिर उसके एजेंट को डिसीव करना है। और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर उसको इंड्यूसमेंट देनी है, कुछ भी ऐसा फ्रॉड करना है कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये फ्रॉड है। अब 17(1) हम पढ़ लेते हैं। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। कि इसमें जैसे किसी को पता है कि कोई चीज़ ट्रू नहीं है, बट वो फिर भी कोई ऐसा फैक्ट बता देता है, कोई भी झूठी सी बात बता देता है जो उसको पता है कि हाँ गलत है, पर फिर भी वो उसे बता रहा है, तो वो फ्रॉड कमिट कर रहा है। ठीक है, द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन, एक तो है कि वो गलत फैक्ट बता रहा है, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा है कि अगर कोई सही फैक्ट है जो उसको पता होना चाहिए था, वो उस जो फैक्ट किसी को सामने वाली पार्टी को पता होना चाहिए था, उसे वो कंसील कर रहा है, और वो एक्टिव कंसीलमेंट होनी चाहिए। ठीक है, एक्टिव कंसीलमेंट को अंडरलाइन कर लो। और जो कंसील वो चीज़ कर रहा है ना, जो बंदा कंसील कर रहा है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि हाँ ये एक फैक्ट है जो इसके काम आ सकता है, बट मैं फिर भी इसे कंसील कर रहा हूँ, तो वो भी फ्रॉड कमिट कर रहा है। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, कोई भी ऐसा प्रॉमिस कोई करे जिसकी इंटेंशन नहीं है, हमने कहा था ना कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन नहीं है, तो वो फ्रॉड हो जाएगा। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसा और एक्ट जिससे कि धोखा मिल रहा हो सामने वाली पार्टी को। एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, या कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जिसको लॉ जो है वो फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर कर रहा है, स्पेशली डिक्लेयर्स फ्रॉडुलेंट। इन चीज़ों को अंडरलाइन कर लो। विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, डिक्लेयर, स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, एक्टिव कंसीलमेंट, without intention of performing it, not true,
अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं. mere silence as to fact, mere silence को अंडरलाइन कर लो, as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. mere silence fraud नहीं है unless the circumstances of the case are such that regard being had to them it is the duty of the person keeping silence to speak. अगर mere silence as general rule fraud नहीं है, बट अगर कहीं पे किसी की ड्यूटी थी कि उसको बताना है बट उसने वहां पे साइलेंस रखी तो वो फ्रॉड हो जाएगा. इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं. ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स व्हिच ए नोज टू बी अनसाउंड. ए ऑक्शन कर रहा है बी को, घोड़ा बेच रहा है और ए को पता है कि घोड़ा तो पागल है. ए सेज नथिंग टू बी अबाउट द हॉर्सेस अनसाउंडनेस. दिस इज नॉट फ्रॉड इन ए. ए को पता है कि घोड़ा अनसाउंड है बट ए कुछ भी बी को बताता नहीं है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में. दिस इज नॉट फ्रॉड इन ए. ए साइलेंस रख गया, ठीक है, यहाँ पे फ्रॉड नहीं है. अगर ए की ड्यूटी बनती होती कि बताना है, फिर साइलेंस उसकी फ्रॉड मानी जाती. बी इज एज डॉटर एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज. हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल बी इफ द हॉर्स इज अनसाउंड. बी जो है वो ए की बेटी है और वो वहाँ पे आई है. रिलेशन बिटवीन द पार्टी जस्ट कम ऑफ हियर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक एज ड्यूटी टू टेल बी इफ द हॉर्स इज अनसाउंड. B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. A says nothing. Here A's silence is equivalent to speech. कल हम जब ना पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो हम ये इलस्ट्रेशन भी डिस्कस करेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा. ये वही इलस्ट्रेशन चल रही है पार्ट्स में. फिर हम थोड़ा सा मिसरिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं. कल फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन साथ साथ में चलेंगे और कल आई थिंक आपका एक चैप्टर और कंप्लीट हो जाएगा. हाँ ये कंप्लीट हो जाएगा ना, हमारा कंसेंट कंप्लीट हो जाएगा सारा. फिर हमारा मिस्टेक रह जाएगा, वहाँ से हमारे फिर वॉइड एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है. ये वॉइडेबल वाले कंप्लीट हो जाएंगे. और दूसरी चीज़ की कंसिडरेशन के कुछ मैंने बताया था टॉपिक्स रहते हैं और माइनर का थोड़ा सा रहता है, वो हम कल करेंगे, ठीक है. मिसरिप्रेजेंटेशन का देख लेते हैं. मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड्स द पॉजिटिव असर्शन इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द, नॉट वारंटेड को अंडरलाइन कर लो, by the information of the person making it of that which is not true though he believes it to be true. कि कोई भी ऐसी पॉजिटिव असर्शन है जो किसी मैनर में सबसे पहले तो मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड. मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब और वो क्या क्या इंक्लूड करता है. तो ये क्या इंक्लूड करता है, पॉजिटिव असर्शन कोई भी इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू. कोई भी ऐसा फैक्ट असर्शन जो बंदे को पता है कि ट्रू नहीं है बट वो उसे ट्रू बता रहा है, मिसरिप्रेजेंट कर रहा है और वो मान रहा है कि वो ट्रू है. देखो फ्रॉड में क्या था कि वो उसे पता था कि वो ट्रू नहीं है, यहाँ पे उसको लगता है कि हाँ ट्रू है और वो वही चीज़ दूसरे को बता रहा है, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन हो गई. एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कल हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे. एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच, ब्रीच ऑफ ड्यूटी को अंडरलाइन कर लो, विच विदाउट एन इंटेंट टू डिसीव गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट. कोई भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी जिसमें इंटेंट, यहाँ पे विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव को अंडरलाइन कर लो. फ्रॉड में हमेशा से इंटेंशन है डिसीव करने की, यहाँ पे नहीं है. गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, जो ड्यूटी ब्रीच कर रहा है उसको क्या हो रही है, एडवांटेज हो रही है. और एनीवन क्लेमिंग अंडर हिम बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस, इस मिसलीडिंग अनदर को भी अंडरलाइन कर लो. और टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी अदर क्लेमिंग अंडर हिम. थर्ड है causing however innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of the thing which is subject to the agreement. Mistake as to the substance of the thing को अंडरलाइन कर लो और subject to the agreement को कर लो. यहाँ पे भी innocently को भी अंडरलाइन कर लो. देखो मिसरिप्रेजेंटेशन में सब कुछ, कोई बहुत ऐसी ताकतवर इंटेंशन नहीं है कि हमने डिसीव ही करना है. फ्रॉड में थी, फ्रॉड में हमें सब कुछ पता है फिर भी हम चीज़ें कर रहे हैं. मिसरिप्रेजेंटेशन में थोड़ा थोड़ा है, ठीक है. तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे ये. आज का लेक्चर बस इतना ही है. कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ लो.
19 का भी ऑलमोस्ट हमने ये कर लिया हुआ है कि ये अवॉइडेबल होते हैं, 19A हो गया। तो कल जब हम लोग फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन कर लेंगे उसके आगे फिर हम लोग ये 20, 21, 22 ये सारे करेंगे। आज का सारा समझ में आया लेक्चर? अच्छा था ना आज का? कल मैंने कहा था ना कंसेप्ट बेस्ड है, इधर उधर जा रहा था, आज हमने सीरियल वाइज पढ़ा। कंसेप्ट्स कल क्लियर थे तो आज हमें कवर करना इजी हो गया। कोई डाउट्स है तो आप देख लो।